इसीलिए इसकी पत्नी के द्वारा पहले ही गाना गाया गया था कि मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है ना। चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्ग्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा आज हम जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और बुक है हमारी दूसरी। और आपसे सभी से निवेदन यही है बेटा कि भाई शेयर ज्यादा से ज्यादा करता रहा करो, ताकि आप लोगों का एक एक शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि भाई हाँ, हमारे जो बच्चे हैं, हम जिनको पढ़ा रहे हैं वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना है भाई। हम तैयारी कर रहे हैं CUET 2024। किसकी बेटा? तो CUET 2024। और जो तैयारी है हमारी वो है 200/200। किसकी? 200/200। और मैं आपको यहां पर तैयारी करा रहा हूं हिस्ट्री डोमेन की। किसकी भाई? तो हिस्ट्री डोमेन की। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है ताकि हर एक चीज आपके लिए क्लीन एंड क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिएगा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त या रूलर ऑफ हिस्ट्री कह सकते हो आप इसे। और किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है मुगल पीरियड के बारे में या मुगल दरबार के बारे में, ठीक है। बेसिकली अगर मैं मुगलों की बात करूं, ठीक, तो अच्छे से समझना है। और मैं आपको अगर समझाने में कामयाब रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए, अध्याय के बारे में बाद में पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर हम जब बात करते हैं मुगलों के बारे में तो हमें सबसे पहला इसका शासक नाम याद आता है जिसका नाम है बाबर। जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है बाबर। बाबर कहां से आया था? तो फरगना टर्की में एक जगह पड़ती है, या समरकंद टर्की में एक जगह पड़ती है, वहां से बाबर आया था। तो बाबर की अगर बात की जाए, इसका जन्म 14 फरवरी, देख रहे हो जन्म भी अच्छा हुआ है ना, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। यहां तक बात समझ में आई? चलिएगा, बाबर के पिता का नाम उमेश शेख मिर्जा हुआ करता था। क्या बेटा? तो उमेश शेख मिर्जा इसके पिता का नाम हुआ करता था। मां का नाम हुआ करता था कुतलुग बेगम। क्या? तो कुतलुग निगार बेगम। चलिए यहां तक समझ में आई। अब बात क्या थी कि अल्प आयु यानी छोटी आयु में ही बाबर के पिता उमेश शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। और बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? तो मात्र 11 वर्ष की आयु में यह सिंहासन पर बैठता है। कब से लेकर कब तक? तो 1494 से लेकर 1502 ईस्वी तक ये शासन करता है। कहां पर शासन करता है? तो ये शासन करता है बेटा आपका फरगना में। कहां पर? फरगना में, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, फरगना टर्की में पड़ता है, या समरकंद, ऐसे करके आप बात कर सकते हो। चलिए यहां तक बात हो गई। कब से लेकर कब तक रूल किया इसने? तो 1494 से लेके और 1502 तक इसके द्वारा रूल किया गया। अब क्या हुआ, एक शेर खान बानी नाम का आदमी हुआ करता था, या फिर मैं ये कहूं कि शेरबानी खान, ठीक है। क्या नाम था उसका? तो एक बंदा था जिसका नाम था शेरबानी खान। इसके द्वारा सर ए पुल, नाम याद रखिएगा, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं आपको इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शेरबानी खान के द्वारा इससे एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था सर ए पुल, बैटल ऑफ सर ए पुल, ठीक है। इस बैटल में क्या हुआ कि इस बैटल में शेरबानी खान के द्वारा डिफीट किया गया। किसको बेटा? तो बाबर को। किसको? बाबर को, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। कब ये बैटल लड़ा गया था? तो ये बैटल लड़ा गया था 1502 में। मैंने बताया ना आपको कि 1494 से लेकर 1502 तक, तो 1502 में एक बैटल लड़ा गया जिसका नाम था सर ए पुल। क्या नाम था? सर ए पुल नाम का एक युद्ध लड़ा गया जिसमें शेरबानी खान डिफीटेड बाबर, ठीक है। अब क्या हुआ, बाबर वहीं से भागकर कहां आ गया बेटा,
यहीं से भागकर आ गया अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में। कहां पर? काबुल और कंधार में। अब अच्छे से समझ में आया। अब इसके द्वारा 1502 से लेकर और बेटा 1525 तक भाई राज किया गया, या फिर ये रहा कहां पर? अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में। ठीक है, यहां तक समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ। मुगलों का जो पूरा का पूरा इतिहास है, हम इस चैप्टर में मैं आपको एकदम निचोड़ बता दूंगा कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मैंने आपको बताया बाबर का जन्म हुआ था भैया 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन। तारीख थी 14 फरवरी 1483 1483। पिता का नाम उमेश शेख मिर्जा, पिता का नाम उमेश शेख मिर्जा। मां का नाम कुतलुग निगार बेगम, मां का नाम कुतलुग निगार बेगम। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि ये उमेश शेख मिर्जा भाई जो चंगेज खान था मंगोल का, ठीक है, याद रखिएगा, जो चंगेज खान था मंगोल का, उसके द्वारा ये भाई मां की ओर से शायद 11वां वंशज और पिता की ओर से 14वां वंशज हुआ करता था। किसका बेटा? तो भाई चंगेज खान का या गिंगेज खान का। ठीक है, यहां तक समझ में आया, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है। दबा के शेयर कर दीजिए, आपसे मैं लिख कर दे रहा हूं बेटा। 200/200 दिलाने की जिम्मेदारी आपकी यूनिमॉन्क्स की है, आपके जेपी सर की है, क्योंकि भाई कहते हैं ना, चीते की चाल बाज की नजर, और जेपी सर की हिस्ट्री पर संदेह नहीं करते। चलिए, यहां तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर के बारे में। ठीक है, अपने चैप्टर के बारे में वैसे लिखनी कोई जरूरी नहीं थी ये चीज, अगर आप लिख सको तो ज्यादा ठीक है, ना लिख सको तो कोई बात नहीं है ना। चलिएगा, देखिए अध्याय के बारे में पढ़ते हैं हम, चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे कि भाई ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हमारे अलावा मतलब रूलर तो हो सकता है, लेकिन हम अपने आप को जो स्वयं मानते हैं क्या, कि विजातीय, जिसका भाई जो अलग अलग ना बट सके, विजातीय जनता पर शासन करने, या विजातीय यानी अलग अलग जनता पर शासन करने के लिए अपने आप को क्या मानते थे? नियुक्त मानते थे। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी, फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखवाना और लिखना हुआ था। क्यों? राजवंशीय इतिहास का मतलब क्या है? जैसे कि बेटा मैं बात करूं, बाबर की ऑटोग्राफी का नाम क्या है? तो बाबरनामा, बाबरनामा। फिर उसके बाद क्या है? हुमायूं नामा। फिर क्या है? हुमायूं नामा। फिर क्या है? अकबरनामा। भाई अकबरनामा, जिसे हम क्या बोलते हैं? आईने अकबरी बोलते हैं। ठीक है, आईने अकबरी हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है बेटा? शाहजहांनामा। उसके बाद क्या है? शाहजहांनामा। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा, औरंगजेब की बायोग्राफी का नाम क्या है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, है ना, मैं आपको बता दूंगा फिर आगे। चलो ठीक है, यहां तक समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि राजवंशीय इतिहास लिखना और लिखवाना था। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने, जो भाई मॉडर्न हिस्टोरियंस रहे हैं, जो अंग्रेजी में जिनके द्वारा इनकी कॉपी की गई है या इनको ट्रांसलेट जो किया गया है, वो क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स या इतिहास नाम दिया है। जो सारी चीजें, जैसे बाबरनामा लिखा गया, फिर हुमायूं नामा लिखा गया, फिर अकबरनामा लिखा गया या आईने अकबरी लिखी गई, फिर शाहजहां नामा लिखा गया। ठीक है, इस तरीके से इन सभी को लिखना, ये क्या मानते हैं? ये इसको क्रॉनिकल्स मानते हैं। ये इतिवृत्त घटनाओं का एक, भाई ये इतिवृत्त का मतलब क्या होता है? इतिवृत्त का मतलब होता है इतिहास। क्या भाई? इतिहास। ठीक है, क्रॉनिकल्स या फिर इतिवृत्त। क्रॉनिकल्स अंग्रेजी का टर्म है और जो इतिवृत्त है वो हिंदी का टर्म है। तो ये इतिहास घटनाओं का अनुवृत्त कालानुक्रम, ठीक है, कालानुक्रम
विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी हमको ये डाटा देते हैं कि भाई किस किस तरीके से रूलर अपने राज्य में रूल किया करता था। ठीक है, यहां तक समझ में आया पूरा का पूरा कि हम चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि जो मुगल साम्राज्य था वो अपने आप को एक ऐसा शासक मानता था कि इस जनता पर हम ही शासन कर सकते हैं, लेकिन असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस टाइम पर भाई बाबर आया था तो बाबर के द्वारा ही बताया गया था कि कृष्णदेव राय इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके द्वारा यह बताया गया था कि अगर मैं किसी को नाम दूं या किसी को मैं महान कहूं या किसी को मैं ग्रेटेस्ट रूलर का नाम दूं तो वो क्या है बेटा, वो संगम डायनेस्टी का कौन सा रूलर हुआ करता था, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। मैंने आपको विजयनगर एम्पायर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, मैंने बताया भी था कि ये बाबर के समकालीन हुआ करता था। चलिएगा आगे बात करते हैं। मैंने आपको फिर बताया है कि अंग्रेजी में जो आज के इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया है वे मूल पाठ इस शैली को मानते हैं, या क्रोनिकल्स इसका नाम दिया गया है। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कालानुक्रमिक का मतलब है डेट बाय डेट। क्या बता बेटा, डेट बाय डेट, यानी एकदम डेटों के हिसाब से ये हमें पूरा का पूरा विवरण या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से देते हैं। यहां तक समझ में आया अच्छे से एकदम, तो दबा के शेयर करते रहो। चलिएगा बात करते हैं कि मुगल कहां से कैसे आए। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लेकिन पढ़ते हैं कि मुगल शासक और उनका साम्राज्य किस तरीके से उनका एम्पायर हुआ करता था। तो मुगल नाम कहां से व्युत्पन्न हुआ है या कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है मंगोल से। याद रखिएगा, इन्होंने अपने आप को स्वयं कभी भी मुगल नहीं कहा। ठीक है, ना इन्होंने अपने आप को कभी भी मंगोल के नाम से पुकारा। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि चंगेज खान का जो इतिहास है वो लोगों की नजरों में अच्छा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि चंगेज खान के द्वारा जनता को इस तरीके से निस्तानाबूद किया जाता था या जनता को इस तरीके से मार दिया जाता था कि बिल्कुल ही निर्दयी इंसान जो होता है, जो पत्थर दिल इंसान होता है, वो ऐसे काम कर सकते थे। तो मुगल नाम किससे व्युत्पन्न हुआ है? मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं को यह नाम नहीं दिया। मैंने अभी आपको बताया जब 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय लोग भारत में आए थे, है ना। कब? तो यूरोपीय लोग भारत में आए थे। अगर मैं छोटा सा आपको नक्शा बना के समझाऊं, है ना, अगर मैं आपको इस तरीके से भारत का नक्शा बना के अगर मैं समझाने लगूं, चलिए ये मान लीजिए ये भारत का नक्शा है। ठीक है, अगर चलिए दोबारा बनाते हैं, एक सेकंड। इस तरीके से आप समझ लीजिए। अगर यहां की बात की जाए तो बेटा ये वाले क्षेत्र को छोड़कर, भाई ये जो महाराष्ट्र वगैरह वाला एरिया है, इस एरिया को छोड़कर पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कहां तक बेटा, जो आज का पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया भी इसमें अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो यहां तक किसका शासन हुआ करता था? यहां तक मुगलों का शासन हुआ करता था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। इस राजवंश के शासकों ने अपने आप को इस नाम से कभी नहीं पुकारा था। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय ने परिवार की इस शाखा का मतलब क्या होता है, इस डाल के या फिर इस ओरिजिन के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? तो मुगल शब्द का इस्तेमाल किया था। साम्राज्य के संस्थापक, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं। साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशिया स्वदेश, देखिए मैंने आपको बताया ना, फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था, या फिर सर ए पुल, याद रखिएगा, सर ए
पुल नाम का क्या हुआ था, एक बैटल लड़ा गया था, किसके द्वारा, तो शेरबानी खान के द्वारा ये बैटल लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1502 में लड़ा गया था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने सबसे पहले स्वयं को, भाई बाबर ने सबसे पहले जैसे ही वहां से भागकर आया, उज्बेकिस्तान से भागकर आया, तो इसके द्वारा क्या किया गया, उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, एक टर्म याद रखिएगा क्या, कि अपने दल यानी अपने स्वयं के जो सेना हुआ करती थी इसकी, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसने क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप, कहां, तो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे बढ़ा। कहीं कहीं आपको ऐसा टर्म मिलेगा कि राणा सांगा इनवाइटेड बाबर टू अटैक इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। क्यों, क्योंकि इब्राहिम लोधी के द्वारा जब भाई पानीपत का बैटल लड़ा जाएगा 1526 ईस्वी में, देखिए मैंने आपको बताया है यहां पे कि उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल की सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में आगे की ओर बढ़ा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो उत्तराधिकारी हुए हैं, पूरे के पूरे मैंने यहां पर आपको उत्तराधिकारी बता रहा हूं कि कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए और किस तरीके से इसके द्वारा काम किया गया था। ठीक है, अगर इसके सक्सेसर के बारे में बात की जाए तो इसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं। बेटा बात क्या थी कि नसीरुद्दीन हुमायूं के द्वारा 1530 से 1540 और 1555 से 1556 इसमें एक शेर शाह सूरी के द्वारा इसको हरा दिया जाएगा। शेर शाह सूरी कहां का राजा बनेगा या कहां का किंग बनेगा, वो बंगाल का बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार तो किया, बट अफगान नेता या अफगान लीडर के द्वारा, नाम जिसका था शेर शाह सूरी, से पराजित हो गया और ये भागकर कहां चला गया था, ये भागकर फिर से अफगानिस्तान चला गया था। कई लोग जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था, तो इसके द्वारा जो राज्य किया गया था वो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, और इसी का बेटा भाई इसको मामला पानी खत्म करवा देगा। चलिए बात करेंगे लेकिन उसकी। कई लोग जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम और दृढ़तम सबसे समृद्ध राज्य बनाया था। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर, ये वही जहांगीर है, इसका बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। ठीक है, इसके बचपन का नाम सलीम हुआ करता था, इसी के द्वारा भाई मृत्यु करवा दी गई थी, किसकी, तो अबुल फजल की, विद द हेल्प ऑफ, मैंने आपको पिछले भी चैप्टर में बताया था, वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, तो इसके द्वारा शासन जहांगीर के द्वारा 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक किया गया। उसके बाद आया शाहजहां, जो 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक राज्य किया, इसके द्वारा भी ठीक राज्य किया गया। और औरंगजेब, इस औरंगजेब के द्वारा बेटा जो राज्य किया गया था 1658 से लेकर और 1707 ईस्वी तक, कब से कब तक, तो 1658 से लेकर 1707 तक राज्य किया गया। और भिन्न भिन्न व्यक्तियों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी भी हुए थे। 1707 जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा था। बाद राजवंश की शक्ति घट गई, वो मैंने आपको बताया, और 1857 में इस वंश को बिल्कुल उखाड़ फेंका था अंग्रेजों के द्वारा, और इनका अंतिम मुगल बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, यहां से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नंबर पहला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा आपको, कि सबसे महानतम, अगर मुगल साम्राज्य में सबसे महानतम माना जाए तो कौन है, उसका नाम है अकबर। कब से लेकर कब तक शासन किया है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया है। इनके सबके बारे में बताऊंगा मैं, किसने क्या क्या किया था। अगर पूछ लिया जाए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी।
पूछ लिया जाए कि मुगल बादशाहों में अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ करता था, तो जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। और बहादुर शाह जफर को, भाई बहादुर शाह जफर को 1857 की जब क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो बेटा इसे अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करके कहां फेंक दिया गया था या कहां पर भेज दिया गया था? आज जो म्यांमार है, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे, और बर्मा में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है रंगून, जिसे आज हम यागून के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी पत्नी के द्वारा पहले ही गाना गाया गया था कि मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नहीं है, आज इतना ही है। कल यहां से आगे मैं भाई आपको कराऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया है? दबा के शेयर करते रहिएगा। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।